नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मरी9। मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। 3 दिनों की अच्छी खासी पिटाई के बाद आज बाजार में रिकवरी देखने को मिल रही है और ये रिकवरी अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत की सांस दे रही है। लेकिन जब बाजार खुला था तब ऐसा लगा कि बाजार शायद ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाएगा, क्योंकि 19,462 पे बाजार खुला था और उसके बाद से थोड़ी देर में हमने देखा 19,436 ये इंट्राडे लो देखने को मिला। लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे करके फिर से खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी और 19,538 19,539 ये आज का दिन का उच्चतम स्तर है। अभी भी निफ्टी 19,500 के ऊपर ही कामकाज करता हुआ 127 अंकों की मजबूती आज देखने को मिल रही है। 19,509 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर हम एक नज़र डालें तो वहाँ पर अगर हम देखें तो 36 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और 14 शेयर ऐसे हैं निफ्टी में जो कि गिरावट के साथ कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे बाजार में भी हर 3 शेयर के जो बढ़ने वाले हैं उसके मुकाबले सिर्फ 1 शेयर गिरने वाला है। तो ओवरऑल मार्केट की जो ब्रेथ है वो काफ़ी मजबूत फिलहाल आज के लिए दिखाई दे रही है। अब ये मजबूती कितनी टिकेगी या नहीं टिकेगी और अभी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या ये रिकवरी वाकई में मान लिया जाए कि एक जो बहुत लंबे समय से करेक्शन ड्यू था वो आ गया और फिर से बाजार रफ्तार पकड़ेगा, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर अगले 1 घंटे में तलाशने की कोशिश होगी। साथ ही साथ हमारा खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है ठीक 1:45 बजे हम लेकर के आएंगे और आज से एक और नया आईपीओ खुल रहा है मेन बोर्ड में, उस पर रणनीति क्या होनी चाहिए इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। एसएमईज के आईपीओ खुल रहे हैं, वहाँ आपको क्या करना चाहिए, तो और साथ ही साथ खबरों वाले शेयर जो हैं वहाँ पर किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, तो ये तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी अगले 1 घंटे और आपके प्रश्नों के उत्तर तो दिए ही जाएंगे। और आज तो हम देख रहे थे कि कार्यक्रम शुरू होने के काफ़ी पहले से ही तमाम दर्शकों ने अपने प्रश्न भेजने जो है शुरू कर दिए। चलिए सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं आज के खास मेहमान से। हमारे साथ संतोष सिंह जी मौजूद हैं। संतोष जी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत सर आपका। सर कल हमने देखा कि 2 अच्छी खबरें बाजार के लिए आई। एक तो मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट जिसमें कि इमर्जिंग मार्केट में भारत अब नंबर 1 की रैंकिंग पे उन्होंने रखा है भारत को। यूएई जैसे देशों को और तमाम देशों को पछाड़ करके, जापान को पछाड़ करके भारत अब, कोरिया, इन सबसे ऊपर भारत पहुंच चुका है। इसको कितना पॉजिटिव आप मान रहे हैं? एस&पी में की तरफ से जो रेटिंग जारी की गई है भारत की ग्रोथ को लेकर के, वो काफ़ी जो है पॉजिटिव साइन है। इन 2 बड़े ब्रोकिंग फर्म की तरफ से आपको ये जो टारगेट रिवाइज किए जा रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के, उसे कितना पॉजिटिव मानते हैं और क्या इससे एफआईज फ्लो भारत में बढ़ता हुआ दिखाई देगा और ओवरऑल मार्केट पे आपका व्यू? नमस्कार विपुल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, जितनी भी कमेंट्री हमको देख रहे हैं या फिर जो रिपोर्ट्स जो आ रही हैं मॉर्गन स्टैनली के द्वारा, काफ़ी पॉजिटिव है इंडियन आउटलुक में। और अब देखें कि गोल्डमैन सैक्स, आईएमएफ, मॉर्गन स्टैनली, ये तमाम जो बड़ी दिग्गज इंस्टीट्यूशंस हैं दुनिया में, वो अब मानने लगी हैं कि भारत जो है एक बड़ी इकोनॉमी, उभरती हुई इकोनॉमी होगी। और ऐसा अनुमान है कि आने वाले डिकेड्स में जो ग्रोथ होगी भारत की, वो दुनिया में किसी भी देश से सबसे ज़्यादा होने वाली है। और यही कारण है कि अगर आप देखें कि जैसा आप बता रहे थे कि एफआईआई क्या लौट सकते हैं, डेफिनेटली, क्योंकि जो स्मार्ट मनी है, जैसा हम मानते हैं कि वो हमेशा ग्रोथ को चेज करती है। और अगर ग्रोथ जो है इंडिया में है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले हम देख रहे थे कि चाइना की तरफ फ्लो जा रहा था, लेकिन अब वो फ्लो वहां पर स्लो हुआ है और वो फ्लो डाइवर्ट होकर इंडिया की तरफ आ रहा है। तो मुझे काफी उम्मीद है इस चीज की कि आने वाले टाइम पे ये फ्लो और भी ज्यादा बढ़ेगा इंडिया में, क्योंकि जिस तरह से सरकार का उद्यम है और हमारे यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स के जितने भी उद्यम हैं इंडिया में, अगर आप ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को देख लें किसी भी क्षेत्र में हो, और सबसे बड़ी चीज की जो प्राइवेट केपेक्स अब काफी ज्यादा जो है पकड़ रहा है। पिछले दशक में अगर देख लें इतना नहीं हुआ जितना जी अब लाइंड अप है। गवर्नमेंट केपेक्स तो कर ही रही थी पहले से। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि जीडीपी पे मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको देती हैं। जैसे कि इंफ्रा पे सरकार की का जो फोकस है, 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की जो योजना है, जी उससे कितना गुना ज्यादा इफेक्ट हमारे जीडीपी पे पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि काफी अच्छी हैं इंडिया के लिए। जहां तक एसएनपी की बात है, अभी ग्रोथ का अनुमान उन्होंने दिया है, लेकिन अभी तक रेटिंग, जो इंडिया की सॉवरेन रेटिंग है, उस पर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये देखना काफी जरूरी होगा कि हमारे यहाँ पर सॉवरेन रेटिंग किस तरह से चेंज होती है। क्योंकि अगर सॉवरेन रेटिंग चेंज होगी विपुल जी, तो हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ फंड डिक्लाइन होने के
काफ़ी ज़्यादा आसार होंगे, और जिसका लाभान जो है, कह लें कि लाभांश हमारे कॉरपोरेट्स को मिलने वाला है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि पॉजिटिव हैं आने वाले दिनों में, और मैं भी काफ़ी उम्मीद से हूँ कि मार्केट हैंसफोर्थ काफ़ी अच्छा करने वाला है। हाँ, डेफिनेटली हम चूंकि इतना बढ़ गए थे पिछले जो है 3-4 महीनों में, तो उसका एक जो है करेक्शन हम देख रहे हैं। जी। और करेक्शन में मुझे लगता है कि अगर फिर से 19,600 के ऊपर निफ्टी अगर चलना चालू किया, तो मुझे लगता है कि रिज्यूम ऑफ द प्रीवियस बुल ट्रेंड फिर से चालू हो सकता है। चलिए, तो 19,600 के ऊपर अगर निफ्टी एक बार पहुंचता है तो एक बार फिर से बुल ट्रेंड देखने को मिलेगा। मुनाफा वसूली जायज़ थी, क्योंकि जिस तरीके से बाजार एक तरफा रैली देखने को मिली थी बाजार के अंदर 19,000 से और करीब करीब 20,000 तक का जो स्तर हमने मात्र 15-16 कारोबारी सत्रों में ही पा लिया था। चलिए, काफ़ी सारे दर्शक हमारे साथ अब जुड़ने लगे हैं कि करके सबके प्रश्नों के उत्तर देते हैं, और सबसे पहले मनदीप जी से बातचीत कर लेते हैं। मनदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। मनदीप जी नमस्कार। हाँ जी सर, नमस्कार नमस्कार सर। कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? सर नागपुर सिटी से बोल रहा हूँ। अच्छा, बताइए सर, क्या करते हैं आप और क्या प्रश्न है आपका आज का? सर मेरा बिजनेस है पूरे नागपुर सिटी में, नमकीन का काम है मेरा। अच्छा आइटम का। जी। हाँ जी हाँ जी। प्रश्न क्या है सर आज का? तो सर सबसे पहले तो सर थैंक यू, मेरे को कॉल आया मनी 9 से। सर आपका कार्यक्रम है और आप प्रश्न पूछेंगे तो अवश्य जो है हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि अपने तमाम दर्शकों को जो है वो कोई भी छूटने ना पाए। हाँ जी हाँ जी। बताइए सर। सर मेरा प्रश्न ये है, पेज इंडस्ट्री का सर अभी सही वक्त है क्या लेने का? सर मुझे 5 क्वांटिटी बाय करना है, मेरे को बस जानना था ये सही वक्त है क्या लेने का। अच्छा, अभी आप लेना चाह रहे हैं, कितने समय के लिए सर? सर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, 18 महीना 2 साल तो कोई दिक्कत नहीं, बस सर वो सही समय है क्या लेने का, वो सही रेट पे, ऐसा मेरा जानना था। जी। अभी अगर देखें तो हालांकि करीब करीब 39,000 के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 5 शेयर सर ये लेना चाह रहे हैं, और अगर हम देखें तो पिछले महीने करीब 5% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि अगर ओवरऑल देखें पिछले 6-8 महीने की बात करें तो मार्केट के मुकाबले अंडर परफॉर्म किया है। एक तो महंगा भी शेयर है, करीब 1.25% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले एक साल में 20% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया है। आपको क्या लग रहा है, क्या करंट लेवल पर खरीदारी की जा सकती है, और यहाँ पर क्या आने वाले दिनों में, चूँकि 12 से 18 महीने का इनका नज़रिया है, तो क्या आपको लगता है कि लेना चाहिए या फिर कहीं और इनको रास्ते तलाश करने चाहिए? देखिए, मैं कहूँगा कि एक अच्छी कंपनी है। डेफिनेटली नंबर्स जो है अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी निराशा वाले थे नंबर, मार्च क्वार्टर के जो नंबर आए थे, और जिसके कारण कि हमने स्टॉक में एक भारी गिरावट देखी थी ऊपरी स्तरों से। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा लेवल है, क्योंकि अगर आप कंपनी को ओवरऑल अगर देखें तो लास्ट के 2 सालों में कंपनी जिस तरह से ग्रोथ एसेट्स में पैसे डाल रही है, इसका मतलब है कि आने वाले टाइम पे जो है ये फ्रक्टिफाई होगा इनके रेवेन्यूज में, इनके प्रॉफिट में। और इस साल भी जो मार्च 2023 में बैलेंस शीट कंपनी ने दी है, उसके अंदर भी तकरीबन 150 करोड़ रुपए लंबित हैं नई ग्रोथ एसेट में पैसे डालने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ये काफी पॉजिटिव है, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी का एसेट अगर इतनी ज्यादा बढ़ता है, दैट टू 25 to 30%, और लगा लास्ट के 2 सालों में देखेंगे तो तकरीबन अपने एसेट साइज का या फिर अपने जो प्लान साइज का तकरीबन जो है समझ लें कि 60% के करीब एड ऑन कर रहे हैं। और इस एड ऑन का, और कभी कभी जो होता है कि कंपनियां जब ऐसे एसेट में पैसे डालती हैं तो इट टेक्स टाइम, 1-2-3 साल तक के लग जाते हैं कि उनके रेवेन्यू में, उनके प्रॉफिट में वो सारी चीज कन्वर्ट होने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि अगर लॉन्गर टर्म व्यू है आपका, बहुत अच्छा मौका हो सकता है, आपको डेफिनेटली यहाँ पर लेना चाहिए। अच्छी कंपनी है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, बस केवल थोड़ा महंगा शेयर है, क्योंकि गिवन द काइंड ऑफ जो है इनकी मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी जैसी रही है, उसके कारण जो है कंपनी थोड़ी महंगी मिलती है। लेकिन जो प्राइस करेक्शन हुआ है, मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी है। आप जैसा सोच रहे हैं डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। जी। चलिए, अगले दर्शक के पास चलते हैं, और इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक मौजूद हैं। नमस्कार। हेलो। जी नमस्कार भाई साहब। मैं विजय शंकर बोल रहा हूँ। अच्छा विजय जी नमस्कार, बताइए सर। हाँ नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सबसे हम तो बहुत बढ़िया हैं सर जी, और आज आपसे पहली बार बात हो रही है, इसलिए खुशी और थोड़ी ज्यादा है। अरे सर, आपसे बात करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? हम तो वाराणसी से बोल रहे हैं। दरअसल दिन में बाहर रहने की वजह से हम आपके ऐप पे ही देखते हैं ये सारे प्रोग्राम। अच्छा, ऐप पे देखते हैं, बहुत अच्छी बात। हाँ,
हाँ, तो शाम को ही देख पाते, दिन में बिजी रहने की वजह से। कोई बात नहीं सर। हमारा एक सवाल ये है कि आईजीएल का शेयर हमने 391 लिया था, काफी रिकमेंडेशन आ रहे थे उस वक्त, मतलब ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है, लेकिन वहां से गिरते हुए जब ये 60 पे आया, वहां से 40 रुपए कम हुआ, तो फिर लिया, फिर अभी देख रहे हैं 250 पे आ गया। कौन सा आप ही बता रहे हैं सर? आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस। अच्छा आईजीएल, अच्छा आईजीएल, जी जी। आपने किस भाव पे लिया था? 291 पे। 291 पे, 291 391? 391 या 291? 200 अभी रिजल्ट के पहले लिया हमने। अच्छा अच्छा, तो अभी तो सर आईजीएल का भाव आप जो है 453 के आसपास चल रहा है। अरे सॉरी, 491 पे लिया, हम 200 बोल रहे हैं। हाँ 491 पे लिया ना। अच्छा, ऊपर से नीचे आ गया, इसके लिए परेशान है आप? नीचे आ गया, हाँ नीचे आ गया, हाँ वो 60 पे आया, फिर अभी 50 पे आ गया है। हाँ 453 का भाव देखने को 50 पे आ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 49 तक भी नीचे गया था वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने 491 पे खरीदे हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। और वैसे आपका नजरिया क्या है, कितने समय तक के लिए आप होल्ड करना चाह रहे हैं इसे? शॉर्ट लॉन्ग दोनों में था, तो हम सोचे कि चलो अभी शॉर्ट में अगर मिल जाता तो ठीक, नहीं तो चलो लॉस जाएगा नहीं। ठीक, आगे लॉन्ग में भी रुक जाएंगे, 2-3 महीने रुक जाएंगे। चलिए 2-3 महीने रुक जाएंगे, लेकिन हालांकि अब तो आपकी खरीद के नीचे आ गया। हालांकि बाकी जिस तरह की तेजी बाजार में देखने को मिली, उसके मुकाबले थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली, और ख़ासतौर से पिछले महीने जो है ज़्यादा इसमें गिरावट रही, करीब 5% से ज़्यादा का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। पिछले 6 महीने में मात्र 7% के आसपास ये शेयर चला है। संतोष जी से पूछते हैं क्या करना चाहिए। संतोष जी, इनकी खरीद थोड़ी सी ऊपर की है, 491 के आसपास, अभी इनको करीब 40 रुपये के आसपास पर शेयर का नुकसान हो रहा है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर में नीचे आ गया, क्या करना चाहिए? चूँकि नुकसान में है कह रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, बाकी नज़रिया शायद इनका शॉर्ट टर्म का ही था। देखिए, मुझे लगता है कि अच्छी कंपनी है, लेकिन कभी भी हम जब कंपनियों की एनालिसिस करते हैं, उसमें देखते हैं कि बेहतर सेक्टर में कौन सी कंपनी है। सिमिलर सेक्टर में अगर आप देख लें, चूंकि इंद्रप्रस्थ गैस जो है वो सिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो गैस पाइपलाइन होती है उसमें काम करती है ये, और सिमिलर एक कंपनी है MGL, जो महाराष्ट्र गैस लिमिटेड है। वो मुझे लगता है कि बेहतर कंपनी है, क्योंकि उसमें ग्रोथ लास्ट के 2-3 सालों में अच्छी रही है। इस कंपनी की बात अगर कर लें तो ये लास्ट क्वार्टर तो अच्छा गया है इनका, लेकिन अगर आप देख लें कि लास्ट के 2 सालों में तकरीबन जो है स्टेगनेंसी की तरफ है, तो ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा दिख रहा है, बैलेंस शीट को अगर देखेंगे तो बैलेंस शीट में कंपनी ने काफ़ी अच्छे केपेक्स इन्वेस्टमेंट कर रही है, मतलब आने वाले दिनों में हो सकता है कि प्रॉस्पेक्ट इसका अच्छा हो। लेकिन मार्केट हमेशा इस चीज़ को देखता है कि भाव देता है कि आप ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं, तो ग्रोथ में थोड़ी सी टेपरिंग दिख रही है। और मुझे लग रहा है कि जो है MGL जो है, महानगर जो गैस है, वो ज़्यादा जो है अच्छी कंपनी, बेटर प्लेस्ड है। इसमें अगर टेक्निकल, क्योंकि आपके पैसे लग रहे हैं इसमें, और एक अच्छा सपोर्ट लेवल भी तोड़ दिया है, 460 रुपए के आसपास का लेवल है। ऊपर में आप देखें टेक्निकली तो डबल टॉप फॉर्मेशन है, जो कि थोड़ा एक बेयरिश सिग्नल होता है, एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हेडविंड है। मुझे लगता है कि आपको रणनीति बनाइए कि जल्दी से जैसे ऊपर जाता है आप निकलने की रणनीति बनाएं इसमें। ठीक, चलिए अब जरा आगे चलते हैं और अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। रजनीश पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। पाल साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार दाऊद सर, कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए आप कैसे हैं? बढ़िया है सर। गर्मी हो रही है फर्रुखाबाद में? मेरे सर गर्मी बहुत उमस भरा मौसम है। हाँ, उमस तो बहुत ज़्यादा हो रही है, बात सही कह रहे हैं आप। और बरसात भी जिस दिन हो जाती है उस दिन उसी दिन खाली मौसम ठीक रहता है, अगले दिन और ज़्यादा उमस हो जाती है। जी जी जी। क्या प्रश्न है सर आज आपका, बताइए। सर IRFC के सर 1000 शेयर है 33 के भाव पर। किस भाव पे? 33 के भाव पर? जी जी। तो ये बताइए, पार्टी आप दिल्ली आकर देंगे या फिर वहीं से आप कुछ भिजवाएंगे हम लोगों के लिए? सुन पा रहे हैं आप मुझे? पाल साहब आवाज आ रही है? हेलो। हाँ पाल साहब, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, आवाज आ रही सर, आवाज आना बंद हो गई थी। हाँ, वो मैंने पार्टी का जिक्र कर दिया तो आपको आवाज ही आनी बंद हो गई। मैं कह रहा हूँ पार्टी कब दे रहे हैं आप फिर? अरे सर, आप जब चाहें आप तब ले लें पार्टी। चलिए, 33 रुपये पे आपने लिए, बहुत अच्छी
बहुत अच्छी रफ्तार में है इस समय IRFC, और आज भी जो है हम देख रहे हैं कि अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। कल भी यहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही थी, और आप स्क्रीन पे देखिए, ज़रा चार्ट देखिए, इसका क्या शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? सर 6 महीने तक कर सकते हैं। 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। तो पहले तो एक काम करते हैं संतोष जी से, कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे लेते हैं, ताकि जो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट में है वो आपको जो मुनाफा है वो बना रहे। कल हमारे साथ खास मेहमान थे रवि सिंह जी, और वो यहाँ से भी काफ़ी अपसाइड उनको लग रहा था कि यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और वो उनका कहना था कि ये जो है काफ़ी मजबूती दिखा सकता है। तो कल इस पर हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की थी। आज भी हम देख रहे हैं कि एक महीने के अंदर संतोष जी 38% भाग गया शेयर ये, और पिछले अगर 6 महीने की बात करें तो 51%, और एक साल में ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 113-14% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। इन्होंने खरीदे हैं 33 रुपये पे, 45 का भाव देखने को मिल रहा है। अभी और होल्ड कर सकते हैं 4-5 महीने। क्या इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे? अभी क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के तौर पे मुझे लगता है कि 42 रुपया काफ़ी अहम लेवल होगा। अगर उसके नीचे की क्लोजिंग आती है तो आपने निकल जाना चाहिए। मैं सलाह दूंगा कि राइड द टाइड करें। अभी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है अपसाइड में, तो उसको राइड करें। कंपनी जो है, चूँकि रेलवे स्टॉक्स अगर आप देख लें, डिफेंस और रेलवे, ये काफ़ी लाइमलाइट में है, क्योंकि गिवन द काइंड ऑफ फोकस जो गवर्नमेंट का है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, और ये कंपनी सरकार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए फंड जुटाती है। जैसे लीड मैनेजर्स होते हैं जो IPO लेकर आते हैं, उसी तरह से ये कंपनी रेलवे के लिए डेट जुगाड़ करती है, और वो जो है रेलवे को प्रोवाइड करती है। और चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट ऑफ मनी भी बहुत ज़्यादा है, जिसका लाभ इस कंपनी को हो रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें पूरे रेलवे स्टॉक्स में हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी है, और इस स्टॉक में भी हम देख रहे हैं तेज़ी, लेकिन ये तेज़ी कहीं फिजल आउट नहीं हो जाए, उसके लिए 42 रुपये का स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट बना के रखें बाय क्लोजिंग बेसिस। तो बिल्कुल इस रफ्तार पे आप सवारी करिए, लेकिन एक 42 रुपये का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ताकि मतलब जो है आपका जो मुनाफा हो रहा है वो बना रहे, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट वो बनता हुआ दिखाई दे। तो एक 42 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए और उसके बाद से बने रहिए। अभी ये रफ्तार जिसने पकड़ी हुई है, पूरे रेलवे शेयरों में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। कई सारे MOU साइन किए हैं IRFC ने, उसके चलते भी हमने देखा है कि यहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही है। ये टाटा कॉम का जो लास्ट मतलब इसको जून क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं, अगर आप देखें तो काफ़ी दिनों के बाद कंपनी में थोड़ा सा दिख रहा था कि इसमें एक अच्छी प्रॉफिट आई है बहुत दिनों बाद, और कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा उछाल हुआ है। अगर आपके पास है तो मुझे लग रहा है कि इसमें एक स्टॉप लॉस ज़रूर बना के रखें 1650 के आसपास, जो कि थोड़ा नीचे है यहाँ से। तो अगर उसके नीचे का एक स्टॉप लॉस बाय क्लोजिंग बेसिस बना के रखें, तो इसमें एक अच्छा गेन हो सकता है, क्योंकि लाइफ हाई पे है और बहुत दिनों बाद ये स्टॉक चला है। टाटा ग्रुप की कंपनी अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो रही है कंपनी में, तो मुझे लगता है कि इसमें और गुंजाइश है। एटलीस्ट 1850-1900 तक के भाव आ सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने स्टॉप लॉस बाय क्लोजिंग बेसिस स्ट्रिक्टली मेंटेन करें। जी चलिए, संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पटना से हैं प्रश्न पूछने के लिए। संजय जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सरपंच आप वहाँ पर? हाँ बढ़िया है सर। चलिए बताइए, आज कैसे याद किया, क्या प्रश्न है आपका? सर वही 25,000 इरकॉन का सर 97 पे लिया हुआ है शेयर, और उज्जीवन में सर चाहिए 49 पे सर 30,000 है। इरकॉन आपने कितना लिया है? 25,097 पे? हाँ सर, और उज्जीवन लिया हुआ है सर 49 रुपये पे 30,000। अच्छा अच्छा, उज्जीवन स्मॉल बैंक पे भी। चलिए उस पर तो जरा आते हैं। 97 पे लिया हुआ है आपने, और अभी चल रहा है 96.15। तो इतना ज़्यादा, लेकिन आपने क्वांटिटी इतनी ज़्यादा ले ली है, तो ये उस पर थोड़ा सा आपको तो खैर 1 रुपया भी ऊपर नीचे होने पर धड़कनें बढ़ जाती होंगी। अभी अगर देखें तो हालांकि रेलवे शेयरों में बीच में तेज़ी देखने को मिली है। ये शेयर भी एक महीने में करीब 15-15.5% चला है। सर अच्छी रैली रही है, लेकिन इनका भाव थोड़ा सा ऊपर का है। इन्होंने थोड़ा लेट खरीदा है, 97 रुपये पर इन्होंने लिया हुआ है। अभी क्या करना चाहिए सर? क्वांटिटी भी काफ़ी बड़ी ले रखी है, और उसके अलावा इनका दूसरा प्रश्न भी है, अगर आप उस पर भी टिप्पणी कर सकें तो। ठीक है, इरकॉन, जब भी हम लोग रेलवे IRFC की बात कर रहे थे, और इरकॉन इंटरनेशनल कह रहे हैं कि सरकार की और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर में है, जहाँ पर कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है।
और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वंदे भारत और बहुत तमाम चीज़ें जो कि आपको एक एक्सपीरियंस, अगर आप रेल में ट्रैवल कर रहे हैं, सरकार का की ये मंशा है कि आपको ऐसा फील हो कि आप एयर में ट्रैवल कर रहे हो। इसके लिए प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाएं, उसका एक्सपीरियंस बहुत जगह, ये सारी चीज़ें अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज में है और उस सारी चीज़ों की जिम्मेदारी एयरकॉन के ऊपर रहती है, क्योंकि जितने भी रेलवे की कंस्ट्रक्शन है इसके थ्रू होते हैं। तो और प्रॉफिटेबिलिटी जो है मैं देख रहा हूँ कि कंपनी में धीरे धीरे काफ़ी अच्छी हो गई है और बहुत महंगा शेयर भी नहीं लगता मुझे। तो इसमें लगता है कि होल्ड करें, निचले स्तरों पर अगर मिलता है तो उसमें ऐड भी करने की सलाह होगी। दूसरी चीज़, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इस कंपनी ने भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं और लगातार दिए जा रही है। और लेकिन केवल एक चीज़ का ध्यान रखें कि थोड़ा वैल्यूएशन, चूंकि परफॉर्मेंस दे रहे हैं बैंक, तो वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेस्ड दिख रहे हैं, क्योंकि 2.5 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू बैंक ट्रेड हो रही है। लेकिन नंबर्स रियली मतलब माइंड ब्लोइंग हैं। नंबर्स काफ़ी अच्छे दे रही है बैंक, साल दर साल की बात कर लें या क्वार्टर क्वार्टर की बात कर लें तो नंबर्स काफ़ी अच्छी है। मुझे लगता है कि यहाँ भी आप होल्ड रखें, ऐड नहीं करें। सब्सटैंशियल करेक्शन होने पे ही ऐड करने की सलाह होगी। दोनों ही शेयरों पे वो होल्ड करने की सलाह है सर। अभी ऐड कुछ मत करें, आप अगर बड़ा करेक्शन आता है किसी शेयर में तभी आप ऐड करें। तो अभी फिलहाल बने रहिए, दोनों ही शेयरों में अच्छे रिटर्न आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। इस बीच विमल दवे जी ने जो है टिप्पणी की है और विमल दवे जी कह रहे हैं, विपुल सिंह सर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि पूरे शेयर बाज़ार में आपसे कोई ज़्यादा ईमानदार नहीं लगता। सर बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के शब्दों को सुनने की आदत नहीं है, लेकिन आपका प्रेम है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने प्रश्न भी भेजा है सर। मार्क्सन फार्मा के इन्होंने शेयर ले रखे हैं, 3 साल पहले लिया है। भाव इन्होंने नहीं लिखा है, किस भाव पे लिया है, कितने शेयर ले रखे हैं, लेकिन ये जानना चाह रहे हैं कि क्या अभी मैं होल्ड कर सकता हूँ कि नहीं होल्ड कर सकता हूँ। तो पूरे फार्मा क्षेत्र में ही सर हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से जो है एक अच्छा मूव एक बना हुआ है। आज भी हम देख रहे हैं मार्क्सन फार्मा जो है करीब 2% के आसपास की तेज़ी है। अगर आप विमल जी आपने अपना भाव बताया होता तो ज़्यादा बेहतर होता, कि ताकि आपको किस लेवल पर निकलना है ये भी थोड़ी सी स्पष्टता होती। लेकिन 3 साल पहले लिए, पिछले 1 महीने में सर 25-26% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। 6 महीने में 86% भाग गया। अभी क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ भी रीजनेबली वैल्यूड लग रही है कंपनी, क्योंकि और चूंकि फार्मा थोड़ी मेरी समझ कम होती है इसमें, कंपनी किस चीज़ पे है, कैसे ड्रग बनाती है, एपीआई में है, ओटीसी है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स बास्केट होता है। लेकिन ओवरऑल अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो लग रहा है कि रीजनेबली वैल्यूड है कंपनी। कंपनी के नंबर्स धीरे धीरे अच्छे सुधर रहे हैं, पिछले अगर हिस्टोरिकल देखें तो इसमें मेरी सलाह होगी कि यहाँ भी होल्ड कर लें, एक स्टॉप लॉस ज़रूर बना के रखें, क्योंकि अगर मार्केट में करेक्शन होता है तो कहीं आपके पोर्टफोलियो को ज़्यादा हिट ना करे। तो मुझे लग रहा है कि 108 के नीचे अगर चलता है ये स्टॉक तो थोड़ा जो है प्रॉफिट यहाँ पर बुक करने की सलाह होगी। जी चलिए, अब इस बीच जो है काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल है और अर्जुन जी कह रहे हैं मेरा प्रश्न ले लीजिए। सर आपका प्रश्न ले लिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, कार्यक्रम के अंत तक बने रहिए। पहले जरा बजिंग स्टॉक्स देख लें और जहाँ पे आज अच्छे मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं उनको आप नज़र आइए कि और कहाँ पे क्या कुछ खरीदारी की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। उसके बाद आपसे आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। चलिए इस बीच जो है पहली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और एक एक करके तमाम कंपनियों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले डिक्सन टेक्नोलॉजी। सर ये कल खबर आई और केंद्र सरकार की तरफ से कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट्स, इन तमाम चीज़ों के इंपोर्ट पर रोक लगा दी गई है और ये जो कंपनी है ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कारोबार में है और कल से ही मोमेंटम, जैसे ये खबर आई, सबसे अच्छी तेज़ी वो हमने देखी डिक्सन टेक्नोलॉजी में आती हुई दिखाई दी। कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे रहे हैं। Q1 मुनाफा 48% बढ़ करके 67.19 करोड़ रुपए रहा। डिक्सन और SCL इन्फोसिस्टम, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों ही शेयरों में आज 3-3% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही थी सुबह। एक बार अभी देख लेते हैं इस समय क्या भाव देखने को मिल रहा है। तो अभी भी यहाँ पर मजबूती है, 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी डिक्सन टेक्नोलॉजी में है। और वहीं अगर HCL इन्फोसिस्टम की बात करें तो इसमें अब अपर सर्किट लगता हो। ओह, सुबह 3% जब मैं खबरें निकाल रहा था तो उस समय करीब जो है ये 3% के आसपास की तेज़ी थी। अब यहाँ पर 20% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। शानदार मूव। अब 20 रुपये 40 पैसे का भाव देखने को मिल रहा है। ज़रा एक बार SCL इन्फोसिस्टम लेकर के आइए स्क्रीन पर अगर संभव हो तो, और यहाँ पर ज़रा चार्ट दिखाइए कि कितनी शानदार रैली यहाँ पर देखने को मिली है।
सर इन दोनों शेयरों पे आपकी राय, और कभी अभी क्या इस मोमेंटम को और प्ले करना चाहिए, खासतौर से डिक्सन के अंदर? यहाँ तो अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है एचसीएल इन्फो सिस्टम में। देखिए, एचसीएल इन्फो सिस्टम को तो मैं ज़्यादा नहीं ट्रैक करता, और वो कंपनी चूँकि लॉस में रही है काफ़ी, तो उसको मैं साइड रखता हूँ। अगर डिक्सन की बात करें तो यहाँ पर मुझे लगता है कि काफ़ी उम्मीद होगी, क्योंकि अगर बाहर से लैपटॉप नहीं आएंगे तो ये कंपनी कह लें कि एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरह है, कंपनी दूसरों का लेकर बनाती है, तो इनके पास अपॉर्चुनिटी साइज काफ़ी बड़ी ओपन हो जाएगी, जिसके कारण कि हम देख रहे हैं कल से लेकर आज तक काफ़ी भारी जो है इसमें एक उछाल देखने को मिला है मार्केट प्राइस पे। इस जगह पे नहीं, लेकिन अगर कहीं भी थोड़ा करेक्शन हो, थोड़ा और करेक्ट हो जाए, आपको 4400 के आसपास मिलता हो, तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे वहां से आपको ये स्टॉक इकट्ठा करना चाहिए। थोड़ा महंगा जरूर है स्टॉक, देखें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी साइज और इनके पास काम धीरे धीरे काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, जिसके कारण कि मार्केट जो है इन सारी चीज़ों को जानता है, और इनके वैल्यूएशंस को काफ़ी एग्जूबरेंटली हाई है, 100 के आसपास का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी को मिल रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर घटे और जो अपॉर्चुनिटी साइज इनको मिलने वाली है, तो थोड़ा ना कहीं मिटिगेट होगा रिस्क, तो लेना चाहिए, अच्छा स्टॉक है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी थोड़ा सा भी करेक्शन हो तो लेना चाहिए, अच्छा स्टॉक्स है, अच्छी तेज़ी की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जोमेटो के बारे में बातचीत कर लेते थे। और एक समय था कि जब लोग जोमेटो और टोमेटो करते थे, वो वक्त जा चुका है। कंपनी पहली तिमाही में कंपनी पहली बार मुनाफे में आ चुकी है, और शेयर प्राइस भी हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से रॉकेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 186 करोड़ के घाटे के मुकाबले अब कंपनी को 2 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। तो कंपनी ने लगातार जिस तरीके से अपनी कॉस्ट कटिंग और कैसे आय बढ़ाई जाए उसके रिजल्ट सब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आय में भी 71% की आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है, और ये बढ़कर के 2416 करोड़ रुपये रहा है। और शानदार नतीजों के बाद जेफरीज ने भी कंपनी पर लक्ष्य बढ़ा करके अब 130 रुपये कर दिया है। और आज हम देख रहे हैं कि शेयर के अंदर शानदार मूव, करीब 10% की तेज़ी जो है देखने को मिल रही है। जोमेटो के अंदर 95.20 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर अब 130 रुपये तक के लक्ष्य आ रहे हैं। कहाँ ये शेयर 50 रुपये से जब कम था तब भी लोग नहीं खरीद रहे थे, और अब 130 के टारगेट निकल के आते हुए, और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि ये ट्रिपल डिजिट में आ जाएगा। आज भी 10% की मजबूती शानदार देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में 27 साढ़े 27% ऑलरेडी चल चुका है। 6 महीने के अंदर, पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न इसने दिया है। 95-25 का भाव अब अभी भी कितना अपसाइड आप देख रहे हैं? क्या करंट लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए? देखिए, मैं तो बहुत ज़्यादा पक्ष में नहीं हूँ कि करंट मार्केट प्राइस पे आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि देखिए सिंपल एक रीज़न है, इसमें जो तेज़ी हमको दिख रही है उसका एक कारण है कि कंपनी जो है नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है, और 2 करोड़ रुपए के प्रॉफिट है इस क्वार्टर में। लेकिन अगर आप पूरे ओवरऑल बिजनेस को देख लें तो ज़रा सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव हुआ है। उसका कारण है कि ऑपरेशनल जो लॉस था इनको, जो कि तकरीबन 350-250 करोड़ के इस रेंज में बराबर चलता था, वो घटकर 48 करोड़ के करीब हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा कैचअप है कंपनी के लिए। और कंपनी में हम प्रॉफिट देख रहे हैं, जो कि शायद फर्स्ट टाइम होगा, ये 2 करोड़ रुपए की प्रॉफिट है इनको। लेकिन इसके साथ विपुल जी, अगर आप देख लें कंपनी का वैल्यूएशंस, 2 करोड़ रुपए जो कंपनी कमाती है उसको हम वैल्यू कर रहे हैं तकरीबन 82,000 करोड़ रुपए के करीब। तो ये कितना जस्टिफाइड है, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जरूर पॉजिटिव हुआ है सेंटिमेंट, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पक्ष में नहीं हूँगा। हाँ, ये जो नेगेटिव सेंटिमेंट था उससे जरूर मार्केट में जो है वो एक धमको है कि ये कंपनी अच्छा करेगी, लेकिन ये प्रॉफिटेबिलिटी में कितना कन्वर्ट होगा, और जो है ईपीएस में कितना कन्वर्ट होगा, कैश फ्लो कैसे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं इनके बिजनेस मॉडल को देखते हुए। तो मुझे लगता है कि इस वैल्यूएशन के लिहाज से मैं बहुत स्केप्टिक हूँ, मेरा अप्रीहेंशन है काफ़ी। हाँ, मोमेंटम अगर देख लें तो उसमें ज़रूर दिख रहा है कि ये एक मोमेंटम जो कि 20 से 30 रुपए तक के मोमेंटम में राइड हो सकता है, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव हो चुका है। अदरवाइज वैल्यूएशंस के लिहाज से तो मुझे कंफर्ट नहीं है इसमें। तो 20-30 रुपये सेंटिमेंट के हिसाब से, मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से चल सकता है, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट की, निवेश की सलाह यहाँ पर नहीं दी जा रही है संतोष जी की तरफ से। वो कह रहे हैं कि अभी भी यहाँ पर वैल्यूएशन को लेकर काफ़ी सारे कंसर्न अभी भी बने हुए हैं।
चलिए अब जरा अगली कंपनी में बातचीत कर लेते हैं। और फार्मा क्षेत्र में हम देख रहे हैं लगातार शानदार बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। और आज भी एक फार्मा कंपनी हम लेकर के आए हैं आपके लिए, जहां पे खबरें हैं सिप्ला। और सिप्ला में ब्लैकस्टोन जो है वो 33.47% हिस्सा खरीदेगी। और ये हिस्सा जो खरीदा जाएगा कंपनी के प्रमोटर हामिद परिवार से जो है खरीदा जाएगा। ये ब्लैकस्टोन की तरफ जो है ये ब्लैकस्टोन खरीदेगी। हिस्सा खरीदने के लिए कंपनी अगले हफ्ते नॉन बाइंडिंग बिड जो है बोली लगाएगी। अगले हफ्ते हालांकि ये प्रक्रिया शुरू होगी, तो अगले हफ्ते ये पूरा हिस्सा बिक्री का काम जो है वो पूरा होता हुआ दिखाई देगा। आपको बता दें कि ब्लैकस्टोन जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी फंड है। और इसी खबर के चलते आज सिप्ला में सुबह से हम देख रहे हैं कि मोमेंटम बना हुआ है। 5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन फिर भी 3.5-4% की मजबूती सिप्ला के अंदर देखने को मिल रही है। 1200 के ऊपर से ट्रेड करता हुआ। क्या सलाह रहेगी सर? फार्मा के अंदर अच्छी खरीदारी है और यहाँ पर तो खबर भी है। देखिए, मुझे लग रहा है कि काफी अच्छे नंबर्स भी आए थे। अगर लास्ट क्वार्टर के नंबर्स को आप देखेंगे तो उसमें नंबर्स भी एग्जूबरेंटली बहुत अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए, ऑपरेशनल लेवल पे या फिर हम अदर इनकम लेवल पे। तो मुझे लग रहा है कि, और अगर अभी हम बात कर रहे थे जोमेटो की और इस कंपनी की हम बात कर लें, तो पूरे साल में इस कंपनी ने तकरीबन TTM बेसिस पे 3100 करोड़ रुपए कमाए हैं और कंपनी का वैल्यूएशन है 97,600 करोड़। तो अब ये कंपनी काफ़ी रिलेटिवली चीपर, अगर आप देखेंगे कहीं कहीं पर एक उम्मीद है और कहीं जो है ऑलरेडी कंपनी पैसे कमाती है, तो उस लिहाज से अगर आप देखें ये कंपनी अच्छी है। और आने वाले टाइम पे जिस तरह से नंबर्स इसको देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इसमें और गुंजाइश हो सकती है। अगर आप यहाँ पर लेने की सोचते हैं तो आपको स्टॉप लॉस 1170 से 80 के आसपास बाय क्लोजिंग बेसिस रखना चाहिए और मोमेंटम को राइड करें। काफ़ी मोमेंटम लग रहा है इस स्टॉक में, लाइफ हाई स्टॉक पहुंचा है, तो और गुंजाइश चूंकि यहाँ पर एक डील भी है, इन सारी चीज़ों को लेकर मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव मोमेंटम आने वाले दिनों में रहने वाला है। ठीक, चलिए अब अगले शेयर में बातचीत कर लेते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस ये है अगली कंपनी। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ रहा है। कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। Q1 में आपको बता दें कि मुनाफा जो है कंपनी का 43% बढ़ करके 1324 करोड़ रुपए रहा है। वहीं अगर कंपनी की आय की बात करें तो ब्याज से जो आय हुई है कंपनी को, वो उसमें भी 28% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 6304 करोड़ रुपए ये आय यहाँ पर दिखाई दी है। और नतीजे चूँकि उम्मीद से बेहतर रहे हैं, उसके चलते यहाँ पर हम सुबह से देख रहे हैं कि करीब 5% के आसपास की मजबूती जो है वो देखने को मिल रही है। अब इस शेयर में तेज़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 8% से ऊपर, 8.5% ऊपर इस समय LIC हाउसिंग फाइनेंस का शेयर इस समय देखने को मिल रहा है। सर क्या करना चाहिए सर? रैली तो काफ़ी तेज़ आ चुकी है, 8-8.5% ऊपर शेयर इस समय कामकाज करता हुआ। लेकिन अगर हम देखें, जो चार्ट आप देख रहे होंगे कि वैसे नहीं चला, ये नतीजों के बाद तो चला, पर बाजार जिस तरीके से चल रहा था उस रैली में उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया है LIC हाउसिंग ने। अभी क्या कोई अपॉर्चुनिटी है क्या सर इसमें? डेफिनेटली मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर आप वैल्यूएशंस के लिहाज से देखेंगे विपुल जी, तो बुक वैल्यू जब भी हम फाइनेंशियल या NBFC कंपनीज को देखते हैं तो बुक वैल्यू से कितने टाइम हम उसको वैल्यू करते हैं, प्लस उसके नंबर्स कैसे हैं उसमें देखते हैं। तो उन सारी चीज़ों को मिलाकर लगता है कि चूंकि ये सरकार की कंपनी है और सरकार की जितनी भी कंपनियां होती हैं उसको रिलेटिवली प्राइवेट सेक्टर से कम आंक के देखा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यू दिख रही है स्टॉक में। क्योंकि अगर इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, नंबर्स, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो देखने को मिली है वो है NIM, जिसे हम कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो कि 3 के नीचे थी, अब वो 3 के ऊपर आ चुकी है। और जिस तरह से NII ग्रोथ हुई है, काफ़ी अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। बस केवल थोड़ी सी चिंता है कि इनका जो लोन जो बुक है वो उतना बड़ा लोन बुक बढ़ा नहीं है, 7% का ग्रोथ हुआ है। अगर आप देखें SDFC जो कि सबसे बड़ी होम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी, उसके बाद ये कंपनी जो है कह लें कि दूसरी सबसे बड़ी होम लोन की कंपनी है। SDFC तो अब बैंक में मर्ज हो चुकी है ऑलरेडी, तो कह लें कि अगर जो स्टैंड अलोन कंपनी है जो कि हाउसिंग में है वो LIC हाउसिंग फाइनेंस है। अब मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में काफ़ी गुंजाइश हो सकती है आने वाले टाइम पे। ये मौका है, यहाँ पर भी लेना चाहिए, गिरावट में भी लें। आने वाले दिनों में एक अच्छा जो है इसमें जंप देखने की उम्मीद काफ़ी है। ठीक, चलिए अब जरा अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और वो है NBCC। NBCC पे काफ़ी सारी खबरें निकल करके आती हुई दिखाई दे रही हैं
और उसके चलते आज सुबह से ही मोमेंटम बना है। कंपनी को एक तो आपको बता दें कि 301 करोड़ का ऑर्डर मिला है, हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स जो है नहीं पता लग पाई कि आखिर में कहाँ से मिला है, किस लिए मिला है, लेकिन कंपनी ने जो अपना जानकारी दी है वो 301 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलने की दी है। 2 मई को ही कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग से भी एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा आपको बता दें कि जो ऑर्डर मिला है 2 मई को वो 750 करोड़ के आसपास का था। और इसके अलावा आपको बता दें कि अप्रैल महीने में भी कंपनी को ठीक ठाक ऑर्डर मिले हैं, 2-3 बड़े ऑर्डर मिले हैं। तो कंपनी की ऑर्डर्स जो है जो पिछले 2-3 महीनों के अंदर, एक क्वार्टर के अंदर जो लगातार हम देख रहे हैं कि अच्छे ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल महीने में करीब 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा के ऑर्डर यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए थे। और अभी अगर आज देखें तो अच्छा खासा मोमेंटम है। हम देख रहे थे सुबह करीब 5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही थी, अब ये बढ़त हो गई है 6.25% की, 46 रुपये 80 पैसे, ये मौजूदा स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर लगातार ऑर्डर अच्छे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं सर एनबीसीसी? फंडामेंटली कैसी लग रही है आपको और चार्ट्स पर क्या स्थिति दिखाई दे रही है? ठीक है, फंडामेंटली चूंकि ये कंपनी मतलब कह लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की कंपनी है और इसमें कंपनी का जो मार्जिन है, बिजनेस मार्जिन बहुत ही थिन है, 4-5% के मार्जिन पे कंपनी बिजनेस करती है। दूसरी चीज़ अगर देख लें रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या रिटर्न लेके आती है, तो वो एक हेल्दी रिटर्न दिख रहा है, तकरीबन 19% है। लेकिन जो बिजनेस की मार्जिन है वो हम रिस्क के साथ एसोसिएट करके देखते हैं कि आज एक अच्छी साइकिल है बिजनेस की या फिर जीडीपी ग्रोथ की अच्छी साइकिल है, तो आपको वैल्यूएशन जो मिल रहे हैं वो रिजनेबली हैं वैल्यूएशंस। लेकिन अगर कहीं भी श्रिंक होता है तो वैल्यूएशन काफ़ी जल्दी टेपर होते हैं और यही कारण है कि हमने इसके प्राइस में काफ़ी बड़ी वोलेटिलिटी देखते हैं। इसलिए चूंकि मार्जिन जो है प्रोफाइल काफ़ी वीक है कंपनी का, मुझे लगता है कि अगर आपके पास है होल्ड कर लें। टेक्निकली लग रहा है कि आपको इसमें और गुंजाइश एटलीस्ट 8 से 10 रुपए की हो सकती है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे मुझे लगता है कि 43 के नीचे का जरूर बना के रखें। जी चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल के आरपूज जो हैं वो काफ़ी शानदार देखने को मिले हैं और नतीजे आए कंपनी के, और आरपू कंपनी का 200 रुपये के पार पहुंच गया और 10 साल में पहली बार एक महीने का जो आरपू है वो इस लेवल तक पहुंचा है। अब तक का उच्चतम स्तर है पिछले एक दशक का। कंपनी का Q1 मुनाफा 0.34% बढ़ करके 1612 करोड़ रुपए रहा। वहीं अगर कंपनी की आय में देखें तो 14% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, ये 37,440 करोड़ रुपए रही है। अच्छे नतीजों के चलते 1% के आसपास की मजबूती सुबह देखने को मिल रही थी। सर ये जो आरपू जिस तरीके से बढ़ा है, क्या कुछ सकारात्मक रुझान भारतीय एयरटेल में भविष्य में दिखाई दे रहा है आपको, या अभी आपको लगता है कि टेलीकॉम से दूरी बना करके चलनी चाहिए? हाँ, अब रिकवरी और तेज़ होती हुई, सुबह 0.5% 1% के बीच की तेज़ी थी, अब करीब 2% ऊपर 888 का भाव। देखिए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपने कही कि जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है उसमें एक कंसोलिडेशन हो रहा था और अब धीरे धीरे जो है वो रेवेन्यू बढ़ रहे हैं इनके, और उसका चीज़ हमको दिख रहा है कि उसके मुनाफे कंपनी के जो है क्वार्टरली नंबर्स में देखने को मिल रहे हैं। इस क्वार्टर में थोड़ी सी निराशा जरूर है क्योंकि नाइजीरिया में जो इनका ऑपरेशन है वहाँ से इनको फॉरेक्स लॉसेस आए हैं, क्योंकि वहाँ के सेंट्रल बैंक ने कुछ ऐसे नियम बनाए थे जिसके कारण कि वहाँ की करेंसी में 62 या 65% के आसपास का डिवैल्यूएशन हुआ, जिसका लॉस इनको काफ़ी बड़ा हिट देखने को मिला था। अदरवाइज ये नंबर्स बहुत अच्छे आपको दिखते हैं, तो ये वन ऑफ नंबर्स हैं। मुझे लग रहा है कि अगर आप देखें कि आपको रिटर्न आपके मतलब इन्वेस्टमेंट में हम कभी भी देखते हैं कि कौन सी सेक्टर में बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न हो सकता है, तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से ये सेक्टर जो है थोड़ा सेंसिटिव है टुवर्ड्स इंटरेस्ट रेट साइकिल, क्योंकि बहुत बड़ा डेट बर्डन कंपनियों के ऊपर रहता है इन टर्म्स ऑफ जो भी स्पेक्ट्रम यूज करती हैं कंपनियां, और उस डेट बर्डन पे कंपनियों का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप देख लेंगे तो वो बहुत ही कम रहता है, 8% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देख लें 3% के हिसाब से है। तो ये चीजें मतलब रिटर्न प्रोफाइल या प्रॉफिटेबिलिटी प्रोफाइल काफी कम रहती हैं क्योंकि डेट बर्डन ज्यादा है। तो हम निवेश की सलाह नहीं देंगे, ट्रेडिंग जरूर आप कर रहे हो तो आप देखो कि ट्रेडिंग में चूंकि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं तो ट्रेडिंग बेट ले सकते हो, जहाँ पे 5 to 10 या 15% के रिटर्न आपको हो सकता है मिल जाए, नंबर्स अच्छे हैं। लेकिन 880 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें। ठीक,
अब चलिए जो है आखिरी के दो कंपनियां हैं, फटाफट सर इस पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। पहली है अंबर इंटरप्राइजेज। अंबर इंटरप्राइजेज पे हम देख रहे हैं कि आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और यहाँ पर कुछ दिन पहले ही शेर खान और एमके ग्लोबल की तरफ से कंपनी के जो लक्ष्य हैं उसको बढ़ाया गया है। शेर खान ने लक्ष्य बढ़ा करके अब 2800 रुपये कर दिया है, अभी 2600 के आसपास शायद ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए सर? कंपनी ने पिछले एक महीने के अंदर 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया, 6 महीने में 36% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और आज भी हम देख रहे हैं सुबह करीब 8% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी। अभी अंबर इंटरप्राइजेस कैसा दिखाई दे रहा है सर आपको? देखिए, अंबर की जो बात हम कर रहे हैं, अभी हम डिक्सन की बात कर रहे थे। डिक्सन जो है वो कह लें कि जितने भी डिस्प्ले यूनिट्स हैं, मोबाइल्स हैं, उनको बनाता है और अंबर वहीं पर उसी तरह का काम करता है लेकिन दूसरे इंडस्ट्री के लिए, जहां पर कि एयर कंडीशनर्स बनते हैं या रेफ्रिजरेटर्स बनते हैं, उन चीज़ों के लिए, दूसरों के लिए काम करते हैं ये। लेकिन इन दिनों अगर आप देखें, टोटल एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं की है। ब्लू स्टार को अगर छोड़ दें तो वन ऑफ है जो जिसने कि अच्छा किया है, अदरवाइज और भी जितनी कंपनियां हैं उन्होंने उतना ज़्यादा अच्छा, जैसे कि लॉयड है जो कि हेवल्स के पास है, या वोल्टास है, इन्होंने उतना अच्छा नहीं किया है। केवल और केवल ब्लू स्टार ने किया है। लेकिन अपॉर्चुनिटी साइज मुझे लगता है कि अच्छी है कंपनी के पास। और वैल्यूएशन, लेकिन एक अगेन एक कंसर्न है वैल्यूएशन, चूंकि अंबर में हम देखें आधे हैं वैल्यूएशन अगर डिक्सन से कंपेयर करें, तो वहां पर थोड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि आने वाले टाइम पे हो सकती है। इसीलिए जो है यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट होगा, जो कि तकरीबन जो है 2360-70 के आसपास का एक स्टॉप लॉस जरूर रखें। कंपनी का बिजनेस मॉडल मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ठीक कर सकता है। जी, चलिए अब IRFC पे भी कर लेते हैं बातचीत, तो क्योंकि यहाँ पर भी कुछ एक खबरें निकल करके आई हैं और यहाँ पर जो खबर निकल के आई है वो ये है कि कंपनी जो है, कंपनी में लगातार दूसरे दिन जो है हम देख रहे हैं कि अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। कल यहाँ पर एक खबर निकल के आई थी, MOU कंपनी ने किया था राइट्स के साथ और उसके चलते जो है शानदार मूव देखने को मिला है। 4 महीने के अंदर 75% जो है सर ये शेयर चल चुका है। कल हमने देखा था शेयर इस कंपनी के अंदर 1 करोड़ शेयर की ब्लॉक डील भी देखने को मिली थी। कल भी मोमेंटम में था, आज भी मोमेंटम में बना हुआ है IRFC का शेयर। सर और कितना अपसाइड यहाँ पर आप देख रहे हैं करंट लेवल से? देखिए, मुझे लग रहा है कि पहली चीज, अभी थोड़ी देर पहले हम एक दर्शक की क्वेरी के पर ही बात कर रहे थे, जो कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्लान हैं रेलवे में, उसके कारण जो है कंपनी काफी लाभान्वित हो रही है, क्योंकि ये फंड का जुगाड़ करती है। जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं जो IPO या डेट फंड का जुगाड़ करते हैं कंपनियों के लिए, ये रेलवे के लिए करती है ये कंपनी। और एक तरह से कह लें कि एक जो है इनका जो काम है वो कंसल्टेंसी की तरह है, जो कि रेलवे को देती हैं। इसीलिए आप अगर आप देखेंगे तो जो बिजनेस प्रोफाइलिंग है, बहुत कम कंपनियां हैं ऐसी जो लिस्टेड हैं जिसके साथ आप इसकी प्रोफाइलिंग कर सकें। लेकिन चूंकि इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए। बुक वैल्यू 35 रुपए की है, 45 रुपए के आसपास चल रहा है, तो रीजनेबली वैल्यूड है। तो इसीलिए आप स्टॉप लॉस लगा लें, 5 to 10% का एक स्टॉप लॉस डेफिनेटली लगा के रखें। बिजनेस मॉडल मेरे को बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं करता है, क्योंकि इनका रिस्क कुछ नहीं है बिजनेस में, सारे रिस्क मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लेती है, ये केवल उसके लिए फंड का जुगाड़ करते हैं। ठीक, चलिए इस बीच जो है, चूँकि अर्जुन ठाकुर जी से वादा था कि उनका प्रश्न ले लिया जाएगा, तो उनका प्रश्न ले लेते हैं। हालांकि समय हमारे खास सेगमेंट वाह क्या IPO का हो चुका है, लेकिन अर्जुन जी जानना चाह रहे हैं और बहुत लंबे समय से जानना चाह रहे हैं कि TTML इन्होंने लिया हुआ है सर, 3500 शेयर ले रखे हैं 95 के भाव पर, और इक्विटास बैंक इन्होंने ले रखा है 2300 शेयर 94 रुपये के भाव पर। इन दो पे बहुत छोटी टिप्पणी अगर आप दे सकें। TTML पे बहुत लंबे समय से ये होल्ड कर रहे हैं, क्या कोई भविष्य दिखाई दे रहा है सर TTML का? बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि मैंने कई बार कोशिश की कि कंपनी में, क्योंकि मार्केट में काफ़ी रूमर है इसको लेके, और लेकिन अगर इनके ऑपरेशंस को देख लेंगे तो ठीक ठाक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल अगर आप देख लें तो वहां पर कंपनी को साल में तकरीबन 450 से 500 करोड़ की प्रॉफिट बनती है। लेकिन कंपनी के ऊपर जो डेट है, डेट बर्डन है तकरीबन 33,000 करोड़ के आसपास का, 18,000 करोड़ के आसपास का जो है, उसके कारण जो है कंपनी का जो नेट प्रॉफिट लेवल है वो हमेशा जो है नुकसान में रहता है। और कंपनी को वैल्यूएशन हम दे रहे हैं 15,000 करोड़ की। बहुत से लोग कहते थे कि टाटा नो का जो ऐप आएगा शायद इनको काम मिले उसका,
लेकिन ऐसी कोई चीजें कहीं मुझे फैक्ट फाइंडिंग में नहीं मिली। तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले चीज कि आप जब कभी भी कोई चीज ओन करते हो, फाइंड द रीजन कि आप क्यों लेना चाहते हो, इसमें कौन सी चीज दिखती है। प्रीवियस फंडामेंटल उतने अच्छे नहीं है, और कंपनी का वैल्यूएशंस एक रीजनेबली मतलब हाई वैल्यूएशंस पे है, तो ऐसे शेयर्स को ओन करना इज वेरी रिस्की। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि एग्जिट ऑन राइज की जी आप जी। जो स्ट्रैटेजी लगाएं।